अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के बारे में एक आसान तरीके से जानते हैं कि बेसिकली डिजिटल करेंसी होती क्या है। इंटरनेट पे बहुत सी इसकी हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन मेरी आज कोशिश है कि मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले 2008 में एक प्रोग्रामर था जिसका नाम था स्तोशी। उसने एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया पेश किया कि हम जब करेंसी की लेन देन करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो बीच में एक बैंक इन्वॉल्व होता है। तो क्यों ना बैंक को बाईपास कर दिया जाए और ख़रीदने वाला और बेचने वाला डायरेक्ट हो जाए। क्योंकि बैंकों को एक अमाउंट जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन में, जो हम ट्रांजैक्शन कहते हैं सेलर टू बायर। तो इस आइडिया को उसने एक वेबसाइट पे पब्लिश किया। एनोनिमसली उसने ये अनाउंस किया, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं बताया इसमें, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट खिलाफ हो जाती। तो ये आइडिया उसने पब्लिश कर दिया 2008 में एक वेबसाइट के ऊपर। 2009 में एक ब्लॉकचेन, आपने नाम ज़रूर सुना होगा आज भी। तो 2009 के अंदर उसने एक ब्लॉकचेन जो है जनरेट किया। अब बेसिकली ब्लॉकचेन होता क्या है? डिजिटल करेंसी को सिंपल लफ्ज़ों में यूँ समझें कि ये एक जुमला है। any information that we can convert into code, and then we decode that information, that is called blockchain. तो ये उस प्रोग्रामर ने ये एक जुमला लिखा 3 जनवरी 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये उन दिनों की बात है कि जब 2008 में बैंकिंग क्राइसिस चल रहा था। तो उसने ये एक जुमला लिखा और इस जुमले को उसने कोड में ट्रांसफर कर दिया। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये जो कोड ब्लॉक है, बेसिकली ये ब्लॉक ये ही जुमले को उसने कन्वर्ट किया। तो डिजिटल करेंसी का रूल क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसके बाद वापस इस कोड को दोबारा उस इंफॉर्मेशन में, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में लाने के लिए आपको माइनिंग करनी पड़ती है। माइनिंग के लफ्ज़ से आप लोग वाकिफ़ होंगे। अब माइनिंग कैसे होती है कि जब ये कोड में कन्वर्ट हो जाती है इंफॉर्मेशन, तो फिर आपको बहुत हैवी कंप्यूटर चाहिए होते हैं, ग्राफिक कार्ड वाले, जो कि इसको डी कोड करते हैं। तो इस डी कोडिंग के प्रोसेस में जब माइनिंग कंप्लीट हो जाती है, एक तो एक ब्लॉक बनता है और उस ब्लॉक के रिवार्ड में बिटकॉइन जनरेट होता था। तो सिंपल लफ्ज़ों में कि एक प्रोग्राम ने एक पजल बनाया जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, ये ज़रूरी नहीं होता कि करेंसी की इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई टेक्स्ट हो, वट उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, कोड के अंदर। और फिर इस कोड को वापस सेम उसी टेक्स्ट में लाने के लिए इसको माइनिंग की जाती है, डिकोडिंग की जाती है। और जब कोई कंप्यूटर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको रिवॉर्ड के बदले कोइन जनरेट होती है। तो इनिशियली जब कोई ब्लॉकचेन सॉल्व होता था, पजल सॉल्व होता था, तो 50 बिटकॉइन जो है वो रिवॉर्ड किए जाते थे उस कंप्यूटर को जिसने इसको सॉल्व किया। तो ये तो हो गया एक आसान जो है, मैंने लफ्ज़ों में आपको समझाया कि बिटकॉइन क्या है क्या। अच्छा, अब करेंसी बन चुकी थी, लेकिन उसका कोई यूज़ केस नहीं था, क्योंकि उसकी ज़ीरो वैल्यू थी तो कोई ख़रीदता नहीं था। तो इसी तरह एक प्रोग्रामर ने फ्लोरिडा के अंदर, उसका नाम भी यहाँ मेंशन है, उसने सोशल मीडिया के ऊपर ये ऑफ़र किया कि मैं 10,000 बिटकॉइंस दूंगा अगर मुझे कोई एक पिज़्ज़ा दे दे। पापा जॉन पे बेसिकली उसने अप्लाई किया। अब पापा जॉन्स के अंदर उस वक्त जो भी, वी डोंट नो कि उसका ऑनर था या वहाँ का एम्प्लॉय था, वो भी डिजिटल करेंसी के आइडिया को पसंद करता था और उसके जहन में था कि एक दिन आएगा कि ये डिजिटल करेंसी वैलिड होगी। लिहाजा उसने क्या कहते हैं, ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और उसको 10,000 बिटकॉइन के बदले उसने पिज़्ज़ा दे दिया, जो कि पिज़्ज़ा उस वक्त था $25 के बराबर। ठीक है। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आज हम सभी जानते हैं कि एक बिटकॉइन की वर्थ जो है वो बिलियन डॉलर्स में है, या उन 10,000 सॉरी कोइंस की वर्थ जो है वो बिलियन डॉलर्स में है, क्योंकि एक बिटकॉइन ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ के अराउंड चल रहा है। डिपेंड्स, आप रेट देख लीजिए। इस डे को सेलिब्रेट भी किया जाता है बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के तौर पे। कब किया जाता है? 22 मई वाले दिन। कि ये दिखाया जाता है कि किस तरह डिजिटल करेंसी ने पहला यूज केस, अपना माइलस्टोन उसने अचीव किया। कोई भी करेंसी याद रखें कि तब तक उसकी कोई वर्थ नहीं होती जब तक वो किसी एक्सचेंज के ऊपर वैलिड नहीं हो जाती, लिस्ट नहीं होती। अब एक्सचेंज का मतलब ये है कि जैसे आजकल की फेमस एक्सचेंजेस हैं, बाइनांस हो गई, बहुत सी काफ़ी सारी, बाइनांस क्योंकि ज़्यादा फेमस है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है लिस्ट हुई थी किसी एक्सचेंज पर, वो थी bitcoinmarket.com। और ये कब की बात है? जुलाई 2010 की। और इसका इनिशियल रेट क्या था? ये था $0.003। ठीक है।
पर बिटकॉइन रेट। अच्छा, अब रेट कैसे डिसाइड होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि सपोज आपने एक करेंसी लॉन्च की। अच्छा, अगेन आई मस्ट से कि ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, इसको आपने जस्ट एक हम ये बताना चाह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी काम कैसे करती है। तो ये कैसे तय होता है कि इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा। फर्ज करें आपने एक करेंसी बनाई और आप कहते हैं जी उसका $1 हो स्टार्टिंग प्राइस या उसका $10 हो, तो ये कैसे डिफाइन होगा। इसको कहते हैं लिक्विडिटी पूल। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि हाउ वी कैन डिफाइन आवर करेंसी इनिशियल अमाउंट। ठीक है, तो खैर ओवर द नेक्स्ट ईयर जो है 2010 के बाद 2011 तक ये $1 का बिटकॉइन हो चुका था। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे टाइम बेसिकली हुआ कैसे कि जब लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों ने इसको बाय करना शुरू किया, माइनिंग इसकी स्टार्ट की, तो वो ये डिजिटल करेंसी कोई भी होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे चलती है कि अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा, अगर डिमांड कम होगी तो रेट कम हो जाएगा। ये ऑटोमेटेड कोड है, ये इसमें किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फिर 2011 से लेकर 2013 तक ये जो बिटकॉइन है, ये एक आई थिंक वेबसाइट थी, ये कंपनी थी, वेबसाइट थी सिल्क रोड, उसके ऊपर ऑनलाइन मार्केट में ये आया और वहाँ पे इलीगल गुड्स इससे बाई की जाती थी, जिसकी वजह से इसको काफ़ी जो है ना लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ा। फिर उस वक्त जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होने लगा बिटकॉइन, तो कंट्रोवर्शियल हो गया। तो इसी तरह फिर जो है लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज ने देखना शुरू कर दिया कि इसको हम किस तरह से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये देखें आप कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि इसको हम किस तरह रेगुलेट करें, इस करेंसी से किस तरह निपटा जाए। अच्छा, फिर साथ ही उसी दौर में एक एक्सचेंज एमटी थी, एमटी और गॉक्स थी, ये हैक हो गई क्योंकि इनके ऊपर बिटकॉइंस थी और बिटकॉइन उस दौर में तकरीबन $1 पे चल ही रहा था, तो उनको हैक कर लिया गया। इन चीज़ों ने इसको फेमस किया। ये जो न्यूज़ थी गवर्नमेंट के अंदर और हैक होना और इलीगल एक्टिविटीज़ में, इन न्यूज़ ने आवाम के अंदर इसका इंटरेस्ट जो है बिल्ड किया। तो ये 2013 तक ये $1000 पे पहुंच गया था बिटकॉइन। पीछे हमने देखा था $1 पे था आई थिंक 2010 में, और 2013 तक ये $1000 पर पहुंच गया। इसको राइज कब मिला और डिजिटल गोल्ड का नाम कब मिला, 2014 से लेकर 2017 तक, जब माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दी, एक्सपीडिया ने भी और काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स ने। तो किसी भी करेंसी को फेम तभी मिलता है कि जब वो सोशल मीडिया पे उसकी एक हाइप बन जाए और बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंदर पेमेंट्स वसूल करना शुरू कर दें, तो फिर वो उसका रेट ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। अच्छा, अब लोगों ने बिटकॉइन को रेफर करना इसलिए शुरू कर दिया, डिजिटल गोल्ड का भी नाम इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि इसके कोड के अंदर मेंशन है कि ये 21 मिलियन कॉइन बन सकेंगे बिटकॉइन, बस उससे ऊपर ये नहीं बन सकेंगे, इसलिए इसको डिजिटल गोल्ड का भी नाम दिया जाता है। जनरली जो करेंसीज आजकल आती हैं उनके अंदर ये ऑप्शन होता है कि उस करेंसी को बढ़ाया जा सकता है, मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है उनकी वैल्यू। तो ये क्योंकि 21 मिलियन है और आज तक मैं बात कर रहा हूँ फैब 2025 तक ये तकरीबन 19.5 मिलियन बन भी चुका है। और इसका कोड कुछ इस तरह प्रोग्राम है कि जैसे जैसे ये बनता जाता है, माइनिंग कहते हैं इसे, बनती जाती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाता है। यानी कि अगर पहले एक कोइन जल्दी बन जाता था, उसका रिवॉर्ड भी 50 बिटकॉइन था, तो अब वही कोइन बहुत देर से बनता है और उसका रिवॉर्ड भी कुछ पॉइंट पॉइंट समथिंग इस तरह मिलता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कोड। इसका कोड जो है ओपन सोर्स है, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर होते होते 2017 के एंड में बिटकॉइन पहुंच गया जी दोस्त $20,000 पे, राइट। अच्छा, फिर 2018 से 20 में ये कुछ क्रैश भी हुआ, ये सारी आप पढ़ लीजिएगा, टोटल मैं नहीं पढ़ रहा, इसकी हिस्ट्री भी आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर 2020 में जब टेस्ला ने अनाउंस किया इसकी पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, और कोविड जब आया और कोविड में जाहिर बात है पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो उस वक्त भी इस डिजिटल करेंसी का यूज़ किया गया, तो इसलिए लोगों ने इसकी तरफ आना शुरू कर दिया। आ गया जी राइज ऑफ बिटकॉइन एज डिजिटल गोल्ड 2014-17। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 से प्रेजेंट तक अब जो है बिटकॉइन काफ़ी ऊपर जा चुका है। तकरीबन इस वक्त, ये तो पुराना चार्ट है, ये मेरे ख्याल में 9700 पे ये चल रहा है, $1000 पे, सॉरी। तो ये रेट इसके फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट एनी हाउ जिन लोगों ने भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था शुरू में, ये बाई किए थे, वो बिलीनियर हो गए।
लेकिन डिजिटल करेंसी के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्टली लोग उसको होल्ड नहीं करते। अब इस वक्त दुनिया में काफ़ी कई मिलियन कॉइन्स आ चुके हैं, रोज़ाना तकरीबन कई मिलियन कॉइन जो है वो बन रहे होते हैं, लेकिन वो वर्थ वाइल नहीं होते जितना कि ये बिटकॉइन है। अब आ जाए कि ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन क्या चीज़ होती है, इसी के अंदर एक वर्ड यूज होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि एक इंफॉर्मेशन है, एक लेजर है, जिस तरह अकाउंट्स के अंदर एक लेजर होता है ना, कि सपोज एक शख्स ने इतनी पेमेंट उसके पास है या उसने दूसरे शख्स को की, तो अकाउंट के अंदर ये लेजर मेंटेन हो रहा होता है। तो फर्ज करते हैं हम कि एक इंफॉर्मेशन है कि एक बंदे ने, पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ बीटीसी सेंड किए। अब ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी इस कोड के अंदर, ठीक है। और इस कोड को जो माइनिंग वाली से माइनिंग ये कहते हैं कि ये बहुत से कंप्यूटर्स मिलके इस पजल को सॉल्व करेंगे, मतलब इस पजल से वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालेंगे। जो इंफॉर्मेशन क्या थी, वो ये थी कि पर्सन ए ने पर्सन बी को अमाउंट ट्रांसफर किया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रांजैक्शन होती है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं ब्लॉकचेन पे, इस वक्त कई हजारों लाखों कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, उन सब के अंदर ये इंफॉर्मेशन जाती है एज अ लेजर। इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारे कंप्यूटर्स में होती है, और सभी कंप्यूटर्स जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर देते कि हाँ जी ये रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, वो ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं होती। तो क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, किसी एक बंदे के पास इसका कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको ब्लॉकचेन समझा दिया कि ब्लॉकचेन है क्या, कि कोई भी डिजिटल करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन जो होती है वो कोड में कन्वर्ट होती है। अब उस कोड से उसको वापस इंफॉर्मेशन में लाने के लिए बहुत सी कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड होती है। तो इस वक्त दुनिया में बहुत से कंप्यूटर्स हैं, ये बेसिकली ग्राफिक कार्ड पे हो रही होती है माइनिंग। तो ग्राफिक कार्ड बेसिकली इसी पजल को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो दिस इज अ ब्लॉकचेन। अच्छा, अब कोई भी करेंसी जो होती है, जैसे बिटकॉइन है, जैसे वट एवर एक्स वाई जी, उस करेंसी का एक एड्रेस होता है इस तरह, ठीक है। इस टाइप का एड्रेस होगा उसका। तो हर करेंसी का डिफरेंट, यानी इथेरियम का अलग एड्रेस होगा, बिटकॉइन का अलग होगा, ये अलग होगा। और जिस वॉलेट में इसको रखा जाता है, जैसे हम के अमाउंट हम रखते हैं कहाँ पे, बैंकों में, तो ये जो डिजिटल करेंसीज होती हैं इनको वॉलेट के अंदर रखा जाता है। अच्छा, वॉलेट सेंट्रलाइज भी होते हैं और डिसेंट्रलाइज भी होते हैं। मतलब जैसे कि सेंट्रलाइज वॉलेट कौन सा है, आपकी बाइनांस। बाइनांस की जो एक्सचेंज है वो सेंट्रलाइज है, उस पर जो वॉलेट है उसका मतलब है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस कंपनी के पास भी है, अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो आपका ये जितना भी एसेट है ये डूब सकता है। और डिसेंट्रलाइज कौन से होते हैं, डिसेंट्रलाइज ऐसे वॉलेट होते हैं जैसे कि मेटा मास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इनका टोटल कंट्रोल आपके पास ही होता है। इन वॉलेट का भी एड्रेस कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। सिंपली ये बेसिकली हैश ब्लॉक्स कहते हैं इनको। तो ये आपके पास आपका एड्रेस होना चाहिए, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट नंबर, प्लस आपको एक की मिलती है जो वॉलेट की। अब हम वॉलेट की बात कर रहे हैं, हम किसकी, मेटामास्क वॉलेट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप करेंसी खुद रख सकते हैं। तो उसके आपका ये वॉलेट एड्रेस होगा, और आपको एक वैलिड वॉलेट की सीक्रेट की दी जाएगी, जो कि इस तरह की होती है, 12 या 24 कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे नंबर 1 वर्ड होगा लायन, 2 हैप्पी, 3 बियर एंड सो ऑन। ये 12 वर्ड का भी हो सकता है, 24 वर्ड का भी। ये आपने सेव करके रखनी होती है की, ठीक है। अगर आप कभी भूल जाएंगे अपने वॉलेट का एड्रेस, तो सिंपली आप नया वॉलेट इंस्टॉल करके ये जो की जब आप डालेंगे, तो आपकी जितनी भी उसके अंदर में एक सारा बिटकॉइन, एथेरियम, कोई भी करेंसी पड़ी है वो वापस आ जाएगी। अगर आप ये कीज भूल गए तो फिर आप कभी उस वॉलेट को नहीं कर सकेंगे, एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो लोग क्या करते हैं कि मोस्टली अपनी ये जो की होती है इसको वो प्रिंट करवा के एज अ डॉक्यूमेंट अपने पास सेव रखते हैं हमेशा, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी तो गुम हो सकती है, लेकिन हार्ड कॉपी मोस्टली सेव रह सकती है। मेरे साथ भी एक हो चुका है। मैंने इनिशियल दौर में जब बिटकॉइन स्टार्ट था, तो मैंने कुछ माइनिंग वगैरह स्टार्ट की थी ऐसी टेस्टिमोनियल बेस पे। तो अब मेरे पास वो एड्रेस नहीं है, वो की नहीं है, क्योंकि काफ़ी 7-8 साल हो गए, तो मैं वो एड्रेस भूल गया। अब मैं जब भी उस एक्सचेंज पे जाता हूँ, उस वेबसाइट पे जहाँ पे मेरा वॉलेट था, तो वो मुझसे की मांगता है, की मेरे पास नहीं है, तो अब उसके अंदर जो भी करेंसी है या नहीं है मुझे नहीं पता कि है, तो अब वो मुझे मिल नहीं सकती। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमने बात की थी कि करेंसी का रेट कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। सपोज फर्ज करें आपके पास 1 लाख टोकन है, करेंसी को टोकन भी कहते हैं, ठीक है, आसान लफ्जों में।
1 लाख करेंसी आपने जनरेट की है डिजिटल किसी भी नाम से XYZ के नाम से, आप चाहते हैं कि उसका जो एक टोकन है वो बराबर हो जाए कितने के, 0.5 PKR पे, पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो आपको क्या करना होगा कि ये सपोज 1 लाख टोकन है तो आपको 50,000 रुपए इस टोकन के साथ 50,000 का अमाउंट भी डिपॉजिट करना होगा अपने वॉलेट में। ये किसी के अकाउंट में नहीं भेजने होते, ये एक्सचेंज के वॉलेट की बात हो रही है। अगर आपका 1 लाख टोकन है और आप कहते हैं कि आपके टोकन की कीमत 0.5 PKR हो तो आपको 50,000 रुपये डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं मेरा टोकन 1 रुपए का हो, यानी कि अगर ये 1 लाख कोइन जनरेट हुए तो मेरा एक कोइन 1 रुपए का हो, तो फिर आपको 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट करने होंगे, ठीक है। ये एक सिंपल रूल कहलाता है, आसान लफ्जों में मैंने आपको लिक्विडिटी का रूल ये समझाया। आपने देखा होगा कि नए कोइन जब भी आते हैं वो इस तरह होते हैं, 0.0000, फिर आगे आगे एक नंबर आता है। उसकी वजह ये है कि जब वो लिस्ट होते हैं तो उसकी लिक्विडिटी वो बहुत कम पे करते हैं वो लोग, जिसकी वजह से उसका इनिशियल रेट क्या होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये है जी लिक्विडिटी, इस चीज से तय होता है कि आपकी करेंसी का इनिशियल रेट क्या होगा। वंस ये लिस्टेड हो गया उसके बाद अगर लोग इसको खरीदते रहेंगे तो इसका रेट ऊपर जाता रहेगा, अगर लोग इसको बेचते रहेंगे तो इसका रेट नीचे गिरता रहेगा। ये है सिंपल कहानी। लिक्विडिटी रूल्स क्या होते हैं इसको आप जो है ना जाके उस पर और डिटेल से स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेट पे देख देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा मैंने कोशिश किया कि आपको बेसिक्स ऑफ डिजिटल करेंसी मैं बताऊं कि ये क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास अपना अपना डिजिटल एक कॉइन है जो कि लिस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अभी लीगल नहीं है हमारे मुल्क में, तो अगर उसको आप इंटरनली यूज करना चाहें एज अ डिजिटल एसेट तो आप कर सकते हैं, वो लीगल है। देखिए कोई भी करेंसी तब तक लीगल होती है जब तक वो कहीं लिस्ट होके उसकी खरीदो फरोख्त नहीं हो रही किसी वेबसाइट पे, ठीक है। आप इसी डिजिटल करेंसी को इंटरनल मैटर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बैंकों की तरफ से ना रिवॉर्ड पॉइंट आते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, और जब हम पॉइंट इकट्ठे कर लेते हैं तो उन पॉइंट्स के अगेंस्ट हम कहीं पे शॉपिंग करके डिस्काउंट ले सकते हैं, वो सो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है, मतलब अगर आप अपनी एक डिजिटल रिवॉर्ड कोइन बनाएं, नॉट करेंसी, डिजिटल रिवॉर्ड कोइन, तो वो कैसे बनेगी। लेट मी एक्सप्लेन।